अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं सैयद आयशा नाज। हस्बे मामूल मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, कल के शो में हमने आपसे ये पूछा कि इमरान खान साहब का धरना मुलतवी करने की वजूहात क्या हो सकती हैं। आपने उस पर रोशनी डाली, लेकिन इमरान खान साहब ने अपने एक इंटरव्यू में डिटेल में बताया कि वो वजूहात क्या हो सकती हैं। इमरान खान साहब इसका सबब ये बता रहे हैं कि वायलेंस हो सकता था और लोग मुश्तइल हो जाते जो उनके इरादे थे। उन्होंने कैसे इस सूरत हाल को बयान किया, इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं, पहले वो ऐड ऑन करते हैं जी। उधर मुझे 100% मुझे श्योर था कि गोली चलनी है, और गोली चल रही है। यहां भी लोग तैयार हो गए थे जो हमारी तरफ से, कईयों ने, मैंने देखा वो लोगों ने पिस्टल रखे हुए थे। तो मुझे खौफ हो गया कि अब अगला स्टेप ये है कि यह इंतशार होगा। उन्हें खदशा था कि इंतशार होगा, लेकिन इससे पहले महमूद खान साहब ने भी एक बात कही, वो भी बड़ी अलार्मिंग है, वो सुनते हैं जी। पुरअमन जुलूस में गया था। खान साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। हम नहीं छोड़ेंगे उनको, किसी भी सूरत पे नहीं करेंगे। इमरान खान साहब की जानिब से ये इंकशाफ तो बड़ा खौफनाक है, ऐसे कहना चाहिए कि पिस्टल लोग साथ लेकर आए हुए थे, लेकिन इस पर तनकीद भी की जा रही है कि वो उसमें तो जत्थे थे, मुसल्लह जत्थे। देखिए, खान साहब के लिए एक मसला बन गया। एक तो ये कि जनरल ओपिनियन ये है कि ये धरना जो था ये कामयाब नहीं रहा, और ख़ान साहब को जब इस बात का एहसास हुआ कि उनके साथ ज़्यादा लोग नहीं हैं, और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया अब डी चौक नहीं जाएंगे, और एक छोटी सी ग्राउंड दे दिए, और वहाँ जाना भी पड़ गया। तो मेरा ख्याल है उन्होंने फिर ये देखा कि क्योंकि लोग भी नहीं हैं, तो ये सोचा कि अब यहाँ से निकला जाए किसी तरीके से। तो उस वक्त तो ये जब निकले वहाँ से, और ये आपको याद होगा बड़ी तनकीद हुई कि किसी को पूछे बगैर, बताए बगैर, इनका तवक्को थी कि ये डी चौक जाएंगे, वहाँ लोग बुलाए हुए थे इन्होंने। मुझे याद है कि इन्होंने जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिदायत आई थी कि आपने डी चौक नहीं जाना। उसके बावजूद इन्होंने एक खड़े होकर ये बात कही कि चलो अब डी चौक चलते हैं। पहुंचे डी चौक, सब डी चौक पहुंचे। बार बार ये ऐलानात किए जाते रहे कि डी चौक। अब वो और बात है कि जज हजरात ने ये कह दिया कि जी शायद इनको पता नहीं था। पता क्या नहीं, आजकल को तो एक ट्वीट हो जाए, एक जजमेंट आ जाए, 1 सेकंड के अंदर पता चल जाए। बहरहाल वो जज साहब उनको छोड़ना चाहते हैं या उनको नहीं हॉल अप करना चाहते, वो उनका अपना हक है, ठीक है, देखी जाएगी। अब बात यह है कि तो खान साहब को इस बात का एहसास हो गया कि बात बन नहीं रही है, अब मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया। और वो इसीलिए 6 दिन की मोहलत दे के और करके और वहाँ से निकले। उसके बाद तनकीद बड़ी हुई कि भाग गए, ये हो गया, फेल हो गया। अब एक तरफ तो ये बयानिया चल रहा है, और इसके बाद उन्होंने अपनी जो मीटिंग भी की अपने लोगों के साथ पेशावर के अंदर, वहाँ भी उन्होंने खिंचाई की, सबकी क्लास ली कि आप लोग आए कोई नहीं, ना दीर से आया ना चित्राल से आया। ये कल हमने डिस्कस किया था, स्वाय केपी से लोग आए, बाकी कहीं से नहीं आए, और खान साहब बहुत नाराज़ थे कि ये क्यों हुआ ऐसे। उसके बाद ये जब बातें हमने सबने करनी शुरू कर दी, तो फिर एक नया प्रॉब्लम बन गया कि ये तो इसका मतलब है फेलियर एक्सेप्ट करना पड़ गया। अब उन्होंने ये एक नया बयानिया शुरू कर दिया कि दरअसल मैं कोई शिकस्त नहीं हुई मेरी, मैंने तो खुद ही फैसला किया था, बिकॉज मुझे फिक्र था कि वहाँ कोई गोली चल जाएगी और उसके साथ नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये सोच के वहाँ से मैं निकला हूँ। इस बयानिया के साथ एक और भी नया बयानिया उन्होंने बना लिया कि सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं और वहाँ जाके ये कह रहे हैं कि हम तो हमेशा पुरअमन थे, हम रहना भी चाहते थे, मगर और देखे मैंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, मैंने अपना जलसा फेल कर दिया, क्योंकि जब मुझे ये पता चला लोग हमारी एडवाइस के बावजूद, जज्बा इतना है लोगों के अंदर, गुस्सा इतना है इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, तो इसलिए कुछ लोगों ने शायद हथियार इकट्ठे कर लिए थे, और हमारा ये फ़िक्र था कि ये हो जाएगा। इसलिए मैंने कौमी मफाद के अंदर मैंने अपना ज़ाती सियासी मफाद छोड़ के तो मैं आ गया हूँ। इसलिए अब हमें इजाज़त भी दे दी जाए कि पुरअमन तरीके से हम जाएँ, हमारे आगे कोई रुकावट ना हो, ताकि हमारे लोग जो नाराज़ ना हो, गुस्से में ना हो, उनके रास्ते रोके ना जाएँ। तो ये दोनों जो उनकी जो एप्लीकेशन है, उसको ये जो नया बयानिया है, ये उसको सूट करता है। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि ये मैं तस्लीम कर लूं कि ये था, ताकि रास्ते आगे खुल जाएं। तो जो उनके लिए फेलियर था उसको अब ये कामयाब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे जैसा पुरअमन बंदा ही कोई नहीं, मैंने अपनी सियासी जमात का नुकसान करा लिया बाय कॉलिंग ऑफ द जलसा, मगर क्योंकि कौमी मफाद में यही था। और अब सुप्रीम कोर्ट के आगे भी यही वो बयानिया पेश करना चाह रहे हैं। उन्होंने, आपको पता है, पिटिशन की है कि हमें इजाज़त दी जाए कि हम पुरअमन तरीके से जाएँ,
और ये अब आगे आज कल जाने हैं, मेरे ख्याल कल जा जी, रहे हैं, ये अभी petition करनी है जी। तो ये इसलिए इसको उन्होंने यू टर्न लिया है इस चीज़ के ऊपर। आपको याद होगा इससे कबल राना सनाउल्लाह की तरफ से और पंजाब हुकूमत ने तो हथियार भी दिखा दिए थे कि देखिए जी कितने हथियार एक घर से जुबैर मिले हैं। नियाजी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनके घर तो से उन्होंने तो बरामद पहले ये किया। कह दिया था, दो चीजें हुकूमत ने की थी ना, जी। एक ये कि इनके बारे में कि बता दिया था कि ये हथियार ला रहे हैं, दूसरा ये कि ऐलान कर दिया था कि पुलिस जो जाएगी वो उसके पास कोई हथियार नहीं होंगे, रबर बुलेट्स होंगे और लाठियां होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा कोई हथियार नहीं होंगे, ताकि ये ना इल्ज़ाम लग सके कि इनकी तरफ से कोई फायरिंग हुई है या कोई वो मॉडल टाउन रिपीट ना हो जाए जी। ना हो जाए। तो उनकी तरफ से दोनों बयानिए थे कि जी ये ला रहे हैं कुछ और हम बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना चाह रहे। इनकी तरफ से कुछ नहीं था उस वक्त, मगर बाद में इन्होंने ये कहा कि हाँ हमारे कुछ लोग जो थे, क्योंकि पकड़े भी जो लोग डी चौक पे पहुंचे हैं वहाँ हथियार चले हैं ना, तो वो तो नज़र भी आ गया और रिकॉर्ड भी हो गया और उनके खिलाफ केसेस भी बन गए हैं। तो अब उसको डिनाई तो किया नहीं जा सकता। तो इसलिए खान साहब ने अब यू टर्न लिया है और ये कहा है कि एक हकीकत पहचानी गई है, अब उस हकीकत को इस्तेमाल करके टेबल को टर्न किया जाए, कहा जाए कि हम दरअसल इसकी वजह से हम छोड़ के आ गए। दफा 144 का निफाज भी था, उसके होते हुए अगर ऐसे तो इसलिए सारी हर किस्म की तो कानून की जो वायलेशन हुई है वो तो हुई है, उसको अब छुपाने के लिए नहीं मगर उसको सामने ला के और अपने आप के लिए एक रास्ता निकालने की कोशिश। लेकिन एक और हैरत अंगेज बात जो महमूद खान साहब ने की, तो शायद उन्हें माफ़ी मिल गई। अगर ये कोई और बात करता तो उनके ऊपर कोई ना कोई केस रियासत मुखालिफत का बन जाता। क्या कहते हैं वो अफगानिस्तान जाने के हवाले से, वो सुनते हैं। मैंने पहले से कहा था अगर ये आ जाए तो हम अफगानिस्तान की तरफ नकल मकानी कर लेंगे, कम से कम वहाँ पर हमारा गुजारा हो सकता है। सेठ साहब, मुख्तलिफ कबायली रहनुमा गिल साहब ने भी तो कुछ कहा है जी जी, उन्होंने पख्तूनों के हवाले से, उनके कल्चर के हवाले से बताया कि वो नस्लों तक एक थप्पड़ का बदला देना जानते हैं। वो क्या कह रहे हैं वो सुन लेंगे। पीके में कौन बसते हैं आपको पता है? कौन बसते हैं? वहाँ का कल्चर क्या आपको पता है? कि आप एक थप्पड़ मारेंगे, आपकी अगली 10 नस्लों तक जब तक थप्पड़ का जवाब नहीं आएगा, उनका कल्चर है कि वो आपको माफ नहीं करेंगे। एक दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर से 20 साल मुकाबला किया है और वो लोग हारे नहीं हैं। आपको लगता है वो आपसे हार जाएंगे? लेकिन नहीं, ये इमरान खान ने मना कर रखा है। वरना राणा साहब, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ असला ਤੁਸੀਂ ਤੇ गंदे असले ਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ पता है। जो कुछ फिर वहां से निकलेगा वो आपको पता नहीं चलेगा। सेठी साहब, आप तो बात यह है कि इनके तो हर बंदा उठ के ये धमकियां दे रहा था। उन्होंने खूनी मार्च की बात की थी, खूनी मार्च, खूनी हथियार लेके आ रहे हैं लोग, जलाओ मार दो, अफगानिस्तान चले जाएंगे। हाँ जी। भाई ये नहीं कहा कि हम अलहदगी पसंद एक तंजीम बना लेंगे। और अगर मोहसिन दावर गरीब किस किस्म की कोई बात करता तो उसको तो 100 साल के लिए उन्होंने फारग कर देना था, मगर यहाँ तो इस किस्म की बातें हो रही है जो आज तक हमने सुनी नहीं है। तो सेठी साहब, इस तरह के बयानात के बाद ये जो भी स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, आपको पता है हमारे कुछ रहनुमाओं पे पाबंदी भी आयद की गई कि वो इश्तिआल अंगेज़ बयानात देते हैं जिसकी वजह से मुल्क में फसाद हो सकता है। आज मरीम नवाज साहिबा ने भी जब तकरीर की तो उनका कहना था कि इनके दहशतगर्दाना अज़ाइम है इमरान खान साहब के और इस फसाद को रोकना ऐन जिहाद है। इमरान खान साहब जिहाद किसी और को करार देते हैं, मरीम नवाज साहिबा की तारीफ और है। इस पर जो कमेटी बनी है राना सनाउल्लाह की सरबराही में, पीपल्स पार्टी के भी रहनुमा उसमें मौजूद हैं, ये कमेटी क्या कर पाएगी आपके ख्याल में? कितना मैंडेट है इसको रोकने के लिए जिस तरह के बयानात आ रहे हैं? तो इन्होंने कमेटी बनाई है कि अब सारे मवाद जो है पीटीआई के ख़िलाफ़, जो कि ये लोग जो बयान देते रहे हैं, जो आपने भी दिखाया है, इसके अलावा भी बहुत से बयान होंगे। ये सारा का सारा कमेटी जो है ये बैठ के रिसर्च करके इकट्ठा करे और फिर जाके गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है कि हमने लॉन्ग मार्च नहीं होने देनी, हमने नहीं आने देना। आपको पता नहीं है कि मैंने भी एक ट्वीट की थी जब ये देखा ना कि डी चौक के अंदर किस किस्म की जलाओ घेराव हो रहा है, दरख्त जल रहे हैं, ग्रीन बेल्ट जल रही है, तो मैंने भी एक ट्वीट की थी जो कि मैंने ये मेरा ये मौक़िफ़ है कि देखिए, जमहूरी हक़ एक चीज़ है और तशद्दुद करना और इंतशार करना और एक प्लानिंग के तहत करना रियासत के ख़िलाफ़ और एक हुकूमत के ख़िलाफ़, लेजिटिमेट हुकूमत के ख़िलाफ़, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कोई लिबरल या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है। तो मेरा तो बड़ा सिंपल सा मौक़िफ़ है। देखिए, अगर कारोबारी लोग, ये लाहौर शहर में कारोबारी लोग भी पिटिशन करते हैं
ट्रेडर्स करते हैं, लिबर्टी चौक वाले करते हैं कि मॉल जी रोड वाले करते हैं। यहाँ जो जलसे जुलूस होते हैं उसके साथ हमारा कारोबार ख़राब होता है, ऐसा ही तो है। इसलिए ये यहाँ बैन कर दिया जाए ये कि इन सरगर्मी इलाकों यहाँ में बैन कर दी जाए और एक जगह इन्हें एक मखसूस जगह कर दे दी दी जाए। जाए जो कि हक जी। है। यूके में भी हर जगह पे इस किस्म के हक होते हैं कि जगह दे दी जाती है कि आप वहाँ आएँ मगर आप डिस्ट्रप्शन नहीं कर जी। सकते, और उसके लिए पूरी प्लानिंग की जाती है कि आप आएंगे, यहाँ से जाएंगे, ये रूट होगा, यहाँ जाएंगे, और उसको साथ साथ पुलिस वाले साथ एक कंपनी करते हैं। फिर जब वो ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद वो घर चले जाते हैं। ये नहीं कि वो पथराव करके और बंदूकें लेके पार्लियामेंट के ऊपर या कांग्रेस के ऊपर हमला कर देते हैं। और जब एक दफ़ा ऐसे हुआ है तो उसके बाद आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप ने जाते जाते जो कुछ किया, जी। वही उसी किस्म की चीज़ इमरान खान कैपिटल करने हिल। जा रहे थे। तो उसके ऊपर तो वो बहुत सीरियस इम्पीचमेंट की भी बातें शुरू हो गई थी कि इसने प्रोवोक किया, इसने डोनाल्ड ट्रंप ने। यहाँ भी उसी किस्म की बात है। तो अब इसके बाद अगर सुप्रीम कोर्ट अभी भी कोई अदालत इनको इजाज़त दे देती है तो कि जी आप इस्लामाबाद मार्च करें, मेरा तो मौक़िफ़ ये है कि 10 साल के लिए इस्लामाबाद के ऊपर लॉन्ग मार्च करना बैंड। उसकी वजह यह है कि एक आपका कैपिटल है, दुनिया देख रही है आपको, आपने लॉन्ग मार्चेस बंद करें। आपने अगर कोई एहतजाज करना है तो केपी में करें, पंजाब में करें, मीनार पाकिस्तान में जलसा करें, यही एक तरीका होता है दुनिया में। वहाँ लंदन में उन्होंने हाइड पार्क बनाया हुआ है, ठीक है, वाशिंगटन में भी उन्होंने एक जगह दी हुई है, एक ग्राउंड दी हुई है कि आप वहाँ आएँ जहाँ कि उनका वो तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यहाँ भी कुछ थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। अब देखिए ना, ये लॉन्ग मार्च का सिलसिला इमरान खान ने शुरू किया था, जी। उससे पहले भी एक ही लॉन्ग मार्च हुई है ना जो जुडिशरी के हवाले से, अदलिया बहाली तहरीक, अदलिया बहाली की एक लॉन्ग, वो भी पहुंची नहीं थी। कोई लॉन्ग मार्च नहीं लेके गई। बीबी ने कोशिश की थी जी। कि जी करने की, मगर वो नाकाम कर दी गई थी। उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब हुकूमत में थे तो उन्होंने टंगा तोड़ दिया। तो ट्रेंड तो वहीं से आया ना। अच्छा, नहीं उससे पहले भी अच्छा। धमकियाँ ये थी, आपको याद नहीं है, मगर हुआ ये था कि जब मोहतरमा पंजाब हुकूमत उनके पास नहीं थी और नवाज शरीफ साहब के पास थी, मैं 88 to 90 की बात कर रहा जी, जी। हूँ, और वो इस्लामाबाद में थी, तो वहाँ तो ये था कि बिल्कुल ऐसे लगता था कि एक नई प्रोविंस बन गई है, एक नया मुल्क बन गया। कि जब प्राइम मिनिस्टर पंजाब जाती थी तो उनको रिसीव करने के लिए पंजाब हुकूमत से कोई नहीं आता था, और वो स्टेट गेस्ट हाउस में जाती थी। तो इस किस्म की सूरत हाल ये थी चलन वहाँ। रहा है तो ये, सियासतदान और वो का। जब वो चीफ सेक्रेटरी चेंज करना चाहती थी तो यहाँ बगावत हो जाती थी पंजाब के अंदर, तो हमने वो भी दिन देखे हैं। तब भी चहीते मगर- ही थे जो बगावत करते हाँ, थे ना। तो अब बात यह है कि ये चीज़ें देख के नाकाम हुई जी। हैं और उसके साथ जमहूरियत को बहुत नुकसान पहुंचा है। इसीलिए फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, करना पड़ा कि जी हम दोनों ये काम रोक दें। अच्छा। तो अब ये है कि अब खान साहब ने ये नया ड्रामा शुरू कर दिया, तो इनको एहतजाज करना है तो करें कहीं, मगर एक गवर्नमेंट को वोट और नो कॉन्फिडेंस से गिराना एक आईनी हक है, मगर एक धरने के जरिए, एक घेराव के जरिए वोट किसी गवर्नमेंट को गिराना ये हक नहीं है। ठीक है। ये आइन में कहीं नहीं लिखा कि रेजीम चेंज इस तरीके से आप करवाएं। अलबत्ता आप अगर कोई आइनी तरीका है तो उसके जरिए कर लें, वोट और नो कॉन्फिडेंस करें, यही एक तरीका है। ठीक है। और या अदालत के जरिए कोई चीज़ हो तो उसकी वजह से किसी प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई कर लिया जाए, जैसे पहले हुआ, वो भी कानूनी तौर पे हुआ। हालांकि लोग कहते हैं कि वो भी, उसमें भी बड़े मसले थे, बट चले। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का रास्ता बंद कर दिया ना सेठी साहब। पार्लियामेंट नहीं भेज सकती, बाकी भेज सकते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि आयशा, जी। अब आई वुड बी वेरी शॉक्ड वो अगर सुप्रीम कोर्ट इनको फिर इजाज़त दे देता है कि आप पुरअमन तरीके से जाएं, जो कि एक एक्सपीरियंस के बाद, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इन्होंने बात नहीं मानी और उस बेंच की काफ़ी लोगों ने खिंचाई की है। देखिए सीधी सी बात है, आप सोशल मीडिया तो पे फैसले पर तनकीद जी हुई आपके उनके फैसले की अहकामात वजह पे। से ये सब कुछ इस्लामाबाद हुआ। में जो तो अब हुआ। अगर फिर उसी किस्म का कोई फैसला होता है तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट को टारगेट तो फिर आएगा, फिर इनको भुगतना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सोशल मीडिया के ऊपर या इनको पीटीआई सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज़ करती है या गवर्नमेंट के जो लोग हैं या साथी हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो ऐसे मामले जो हैं जहाँ सियासत हो, सुप्रीम कोर्ट को पूरी कोशिश होनी चाहिए कि सियासत के अंदर उनके जो फैसले हैं जैसे भी हैं वो ऐसे ना लगे कि किसी एक साइड के हैं या किसी दूसरी साइड के। वो स्ट्रिक्टली आइन के मुताबिक होने चाहिए और उसके साथ अमन होना चाहिए, इंतशार नहीं होना चाहिए, तशद्दुद नहीं होना चाहिए। तो मैं तो यही चाहूँगा कि ये इस्लामाबाद में तो अब लॉन्ग मार्चेस क्या, डेमोन्स्ट्रेशंस भी, अगर किसी ने इस्लामाबाद के शहर में किसी तजारती ने या किसी और ने कोई डेमोन्स्ट्रेशन करनी है तो उसके लिए भी
बड़े एक मकाम rules and मखसूस कर दें regulations जिससे होने आम चाहिए। लोगों की ज़िंदगी हाँ, पर कोई असर ना पड़े। लेकिन सेठी साहब, राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि जो इमरान खान साहब के बयानात हैं वो हम अदालत के सामने रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब जजेस ने खुद कहा कि वो सोशल मीडिया देखते हैं, तो जो बयानात हमने चलाए ये सोशल मीडिया पे वायरल हैं, ज़ाहिर है इश्तियाल अंगेज़ बयानात है, रद्द अमल है। दोनों फ़िरक़ैन जो है वो एक दूसरे पे मुक्के मारने की बातें कर रहे हैं, तो रेफरी तो सुप्रीम कोर्ट ही है ना। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि वो अदालत से तहफ़्फ़ुज़ मांगेंगे, मिल गया तो और पॉलिसी होगी और हिकमत अमली, ना मिला तो और हिकमत अमली होगी। क्या होगी? अब ये मुझे नहीं पता। देखिए, अगर इजाज़त नहीं मिलती तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? वायलेट करेंगे, फिर आएंगे, फिर उसकी सुप्रीम कोर्ट की जो पहले भी वायलेट किया है ना, सीधी सी वो बात जो है। उन्होंने किया है ना यार, लेट्स एडमिट इट, किया है। अब वो जज हजरात जो है वो नहीं मानना इमरान खान चाहते, साहब तक नहीं उसके लिए पहुंचा। मसला बन जाता ना, फिर लाडले को कुछ के। पकड़ दकड़ करनी पड़ती है, कोई नहीं करना चाहता अच्छा। लाडले को पकड़ना। और लाडले की धमकियां जो है वो आप देख ही रहे हैं किस किस्म की धमकियां हैं। उनके चीफ मिनिस्टर किस किस्म की धमकियां दे रहे जी। हैं, ऐसे जैसे कि वो इस्लामाबाद के ऊपर हमला करने वाले हैं। हमने सुना था तालिबान एक ज़माने में हमने सुना था कि TTP वाले कोई 60 मील पे आ गए हैं जी, अटक। और हाँ, और उस वक्त लोग परेशान होने शुरू हो गए थे, स्पेशली इंटरनेशनल कम्युनिटी बड़ी परेशान हो गई थी कि न्यूक्लियर वेपन्स हैं और ये तालिबान 60 मील पे आ गए, तो फिर इसलिए उनको पिटाई की तालिबान की, उनको पुश किया गया। तो अब बात यह है कि अब ये एक हुकूमत बगावत कर रही है फेडरल गवर्नमेंट के साथ, ये तो आज सुना नहीं हमने। तो सेठी साहब, अब वो क्या रास्ता इख्तियार करेंगे मुझे नहीं पता, वो क्या रास्ता इख्तियार करेंगे। उन्होंने रेजिग्नेशन का रास्ता भी ट्राई कर लिए और अब हिदायत की जा रही है अपने लोगों को कि आपने नहीं जाना, आपने वहाँ नहीं जाना, क्योंकि स्पीकर बुला रहा है पूछने के लिए, तो आपने नहीं जाना, वेरीफाई करने के लिए आपने नहीं जाना, हमने रिजाइन कर दिया है। हाँ। हम नहीं जा रहे पार्लियामेंट एक वापस। तरफ पार्लियामेंट से बाहर आ गए हैं, अब सड़कों के ऊपर ये एहतजाज कर रहे हैं और एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को गिराया जाए और इलेक्शन कॉल की जाए। तो अब बात ये है कि ये KPU के अंदर करना चाहते हैं, इनकी अपनी हुकूमत है, कर लें वहाँ इनको कोई रोकेगा नहीं, जितने मर्जी ये करें, और एक दूसरे को मारना चाहते हैं तो मार दें। मतलब आप इनकी जिम्मेदारी है ना, वहाँ इनकी हुकूमत है। तो अगर पंजाब के अंदर ये करेंगे तो पंजाब हुकूमत नहीं करने देगी इनको, और इस्लामाबाद वाले भी नहीं करने देंगे, ठीक है, और पीपल्स पार्टी भी नहीं करने देगी। ये बड़ा वाजे हो गया। अब दिलचस्प बात यह है कि देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या पोजीशन लेता है और उसके बाद फिर क्या अमन आता है या कोई फिर लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। ठीक है, पंजाब नहीं करने देगा या पंजाब हुकूमत नहीं करने देगी या वफाकी हुकूमत नहीं करने देगी, लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला पर फ़र्द जुर्म के लिए 25 जून की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है। तो राना सनाउल्लाह साहब एक बार फिर इन फोकस हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे कौन कौन से अहम मामलात आने वाले हैं। वेलकम बैक टू द शो। सारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की जानिब इसलिए हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट को ही अपना इल्ज़ामिन एक तरह से करार दिया है कि वही उनके मामलात पे मोहर लगा सकते हैं कि वो एहतजाज के लिए आएँ या ना आएँ। शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ताकि इंतखाबात के हवाले से तारीख ली जाए, अदलिया का फैसला हम होगा। सेठी साहब, इस सारे सिनेरियो में जब साथ बैठने को तैयार नहीं है, क्या सुप्रीम कोर्ट इंतखाबात की तारीख मुकर्रर कर सकती है? सदारती रेफरेंस के दौरान इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदों को बुलाया गया था और पूछा गया था कि आपकी इलेक्शन की तैयारी कब तक हो सकती है। एक बार फिर ऐसे हो सकता है कि उनको बुलाया जाए और कहा जाए कि इलेक्शन की तारीख दें? सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकते? आइन के अंदर लिखा ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कॉल कर सकता है। गैर मामूली हालात में भी नहीं? तो गैर मामूली हालात पहले डिक्लेयर करने पड़ेंगे ना। अच्छा। गैर मामूली हालात जो है सिर्फ गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है, इमरजेंसी लगा सकती है, मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट के पास ये आइन उसको इजाज़त नहीं देता। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कानून तो नहीं बना सकता ना। तो आज तक 70-80 साल 75 साल हो गए हैं, आज तक ऐसे नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कॉल की हो। इलेक्शन हमेशा गवर्नमेंट कॉल करती है, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है। अच्छा। या कू हो जाता है और छुट्टी हो जाती है सबकी, और वो कू को फिर बाद में एक आइनी ढांचे के अंदर लाना पड़ता है। और आज तक तो अदालतों ने उसको हमेशा तस्लीम कर लिया है कि कू जो होता है वो एक इनकलाब होता है, इसलिए इनकलाब की वजह से लॉ ऑफ नेसेसिटी के अंदर उसको आप इलीगल नहीं करार दे सकते। और जब भी दिया भी है तो जब वो इनकलाब या कू ख़त्म हो जाता है और वो डिक्टेटर घर चला जाता है, तो फिर उसके बाद अदालत कह देती है कि ये जो कुछ हुआ ये सही नहीं था, ये गैर आईनी था। ये नुसरत भुट्टो केस है, एक बहुत फेमस केस है जिसके अंदर उन्होंने जब वो चले गए थे फौजी, तो फिर उसके बाद अदालत ने कहा कि हाँ वो कू जो था वो सही नहीं था। तो पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे में रहे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अगर कानून बनाने शुरू कर दिए तो फिर मैं ये बता दूं आपको कि ये जो सारे बैरियर्स हैं ना,
इस वक्त इज़्ज़त के और रिस्पेक्ट के, ये दिन ब दिन टूटते जा रहे हैं। आपने देखा इमरान खान साहब की वजह से इस्टेब्लिशमेंट कितनी बदनाम हो गई, आज तक किसी ने नाम नहीं लिया था, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कोई घबरा करके कोई कहते थे, और नवाज शरीफ साहब भी कि ये नाम नहीं ले सकते थे। वो क्या कहते थे फरिश्ते के बारे में? जी, खलाई मखलूक कहते थे। खलाई मखलूक, महकमा ज़राअत या फरिश्ते। ये वो दिन थे, और आज के दिन में सारे जो हैं वो डायरेक्ट नाम ले लेके बात करते हैं। यहाँ तक कि ISPR को फिर कहना पड़ा कि यार मेहरबानी करें, हमारे जो सीनियर जनरल्स हैं उनके नाम मत लें, इस तरीके से ये इस इदारे को ख़राब ना करें। तो ये अगर आप लोग गैर आइनी चीज़ें करेंगे और अनइंसाफ नहीं मिलेगा लोगों को, तो लोग फिर ये अटैक करेंगे। तो एस्टैब्लिशमेंट तो बहुत हद तक बदनाम हो गई है। अब वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है और सही कर रही है, अपनी न्यूट्रलिटी शो कर। अच्छा, नाम लेके अटैक करना सबसे पहले नून लीग ने शुरू किया था? नहीं, उससे पहले भी बहुत कुछ हो रहा था। और नून लीग ने, मियां नवाज शरीफ ने सिर्फ 2 बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि ये जो आप सहारा बने हुए हैं एक इलीगल गवर्नमेंट का, या ये खान साहब को जिस तरीके से आपने, तो उन्होंने 2 नाम लिए थे, मगर उससे ज़्यादा उन्होंने और कुछ नहीं कहा था। आसिम सलीम बाजवा साहब का भी नाम लिया था। तो बलूचिस्तान से, मगर वो तो आसिम बाजवा साहब तो उस वक्त रिटायर्ड थे, तो उस वक्त उनका नाम लेना तो कोई इशू नहीं है। वो सिपैक के हेड थे उस वक्त, वो रिटायर्ड थे उस वक्त। तो बात यह, रिटायर्ड लोगों के भी नाम पहले नहीं लिए जाते थे। तो अब क्या किया जाए इस सिचुएशन को? तो ये सिचुएशन क्यों हुई है ऐसे? क्योंकि जब इंसाफ नहीं मिलता लोगों को, तो फिर लोग जो है वो खुल के फिर बात करते हैं, और यही बदनामी होती है इदारों की, जो होनी नहीं चाहिए। अब इमरान खान साहब ने देखा है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है जी, और एस्टैब्लिशमेंट की इनफैक्ट तारीफें हो रही हैं कि जी वो न्यूट्रल हो गए, ठीक है। और उधर सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने खुद कहा कि अब हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जाएंगे। और मैं यहाँ इसी प्रोग्राम के अंदर 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा 3 दफ़ा कह चुका हूँ कि खान साहब की ये सियासी स्ट्रैटेजी है कि ये अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डाला जाए, और सुप्रीम कोर्ट का अगर ये प्रेशर के अंदर आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले करेगा जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की बदनामी होगी। ठीक है। इसलिए हम तो अभी ऑलरेडी लोग कह रहे हैं लाडले के साथ कुछ नहीं हो सकता, कह रहे हैं ना लोग, मैंने खुद कहा है। तो ये है कि अब अपनी इज्जत करवाई जाती है, ठीक है। इज्जत लोग नहीं देते जब तक अपनी इज्जत नहीं करवाएंगे। तो इंसाफ सिर्फ करना नहीं है, दिखाना भी है कि इंसाफ हुआ है, इंसाफ होता नजर आना तो चाहिए। ये कहना कि जी हमारे ऊपर कोई तनकीद ना करे, ये तो हो ही नहीं सकता। तनकीद तो होगी। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये सब इदारों को ज़रा सोच समझ के करना चाहिए। जहाँ भी लगेगा लोगों को ऐसे कि लाडले के लिए एक रूल है और बाकी लोगों के लिए दूसरा रूल है, तो फिर तनकीद होगी। और आप सोशल मीडिया को आप रोक, हमें तो रोक लेंगे आप, हम तो चुप कर जाएंगे, नहीं तो आप चैनल बंद कर देते हैं, हमें फाइन कर लेते हैं, हम तो चुप करके बैठ जाएंगे। मगर बहुत से लोग फॉल्स अकाउंट्स बना के सोशल मीडिया के ऊपर धज्जियां उड़ा देंगे, तो क्या करेंगे आप? यानी तनकीद जो हो रहा है, आप फैसले इंसाफ पे दें, इंसाफ पे दें, हक पे दें। अब 2 चीजें होती हैं, एक देखा ये जाता है कि बेंच किस्म का बनाया जा रहा है। क्यों? इस पे खत एक वक्त था कि कोई सोचता भी नहीं था कि बेंच किसने बनाया, क्यों बना, ये जज क्यों आया, ये क्यों नहीं आया। मगर पिछले 10 साल के अंदर ऐसी फैसले आ रहे हैं और ऐसे जजेस के बारे में लोग बातें कर रहे हैं और सुन रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के लिए अच्छी बात नहीं है। फिर ये कहते हैं कि हमारी आप तनकीद ना करें, कंटेम्प्ट ना करें, हमारी इज्जत करें, हम सारा वक्त ऑनरेबल जजेस। तो हम तवक्को यही करेंगे कि ये इदारे जो हैं न्यूट्रल रहें, अपने दायरे में रहें और किसी की साइड मत लें, और इंसाफ सिर्फ दे नहीं, दिखावे नहीं कि हमने इंसाफ दिया। इंसाफ होता और ये नजर जब आना बेंच चाहिए। बनते हैं, अब ये भी काजी फायज ईसा साहब ने क्या खत लिखा है, क्यों लिखा है, रूल्स चेंज करें, क्यों लिखा है, क्यों लिखा कि ये कैसे बेंच बनते हैं? क्योंकि ये तौहीन हो रही है एक किस्म की। जब कमेंट्री ये आ रही है कि फलाना जज ये है, इससे तो यही तवक्को की जा सकती है, बड़ी बुरी बात है, ये नहीं होना चाहिए। मगर अब ये है कि और आपके अपने एक सीनियर जज ने आपकी तवक्को दिलवाई है इसकी तरफ, तवज्जो दिलवाई है इसकी तरफ, कि ये क्यों ऐसे होता है। तो अब बात यह है कि ये सोचना चाहिए चीफ जस्टिस साहब को। मैंने एक जारिया लिखा था जिसमें मैंने कहा था उमर अता बंदयाल साहब जो हैं, ये या तो हिस्ट्री मैन ये बनेंगे, तारीख इनके बारे में लिखेगी, ठीक, तारीख लिखेगी, मैंने कहा था। अब तारीख तो लिखेगी, तारीख ने साकिब निसार के बारे में भी लिखा है और लिखेगी, और तारीख खोसा साहब के बारे में भी लिखा है और लिखेगी, इकामा और ब्लैक्स डिक्शनरी और पता नहीं क्या क्या, गॉडफादर और ये सारा। तो हम तो नहीं छोड़ेंगे इदारा, तारीख तो हम लोग लिखते हैं,
तारीख जजेस नहीं लिखते, तारीख गवर्नमेंट्स नहीं लिखती, जजेस जर्नल नहीं लिखते, जर्नलिस्ट लिखते हैं। जर्नलिस्ट लिखते हैं या एकेडमिक्स लिखते हैं। तो बात यह है कि बंदयाल साहब से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे फैसले ना आए इनके दौरान जिसके बारे में जब ये चले जाएं तो इनके बारे में भी तारीख उसी तरीके से लिखी जाए जिस तरीके से साकिब निसार साहब के बारे में लिखी जा रही है या खोसा साहब के बारे में लिखी जा रही है। बंदयाल साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, यकीन करें, बट मेरा तो प्रॉब्लम यह है कि मैं साकिब निसार की भी बड़ी इज्जत करता हूँ, खोसा साहब की भी बड़ी इज्जत करता हूँ। फिर आखिर में हुआ क्या, मैंने लिखा था फॉर बेटर और वर्स। वो शादी के बारे में है ना, वो ब्याह के वी मैरी ईच अदर एंड वी विल लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, या हम एक दूसरे का साथ देंगे फॉर थ्रू बेटर और वर्स। वो अंग्रेजी का मुहावरा है कि बुरे हालात भी हों या अच्छे हालात भी हों तो हम आपके साथ रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे। तो मैंने यहाँ भी ये लिखा था कि तारीख लिखेगी आपको हिस्ट्री मैन फॉर बेटर और वर्स, या ये कहेगी कि आपकी जो दौर था बहुत अच्छा था और फॉर बेटर पाकिस्तान के लिए, और जस्टिस वाज सीन एंड डिलीवर्ड। वेरी तो राइट। या ये लिखेगी कि ये ऐसे नहीं हुआ एंड इट वाज फॉर वर्स। बहुत बड़ा इम्तिहान है, तो ये कठिन मेरे हालात है, मेरे बहुत बड़ा बार है सुप्रीम मेरी कोर्ट के उनसे कंधे पे, बहुत अदालतों के उनकी कंधे पे। फैमिली के साथ और ये वो मैं बिल्कुल आई वांट टू बी फेयर टू हिम एंड जज साहब जो है इज अ हाईली इंटेलेक्चुअल, हाई इंटेलेक्चुअल और बड़ी पढ़ाई है उनकी, बड़ी लिखाई है। जब ये लाहौर हाई कोर्ट में थे तो मुझे याद है कि मैं उस वक्त इंटरिम चीफ मिनिस्टर था। तो ये कहानी छोटी सी है मगर मैं बता दूं क्योंकि आज बात हो रही है चीफ जस्टिस साहब की। तो ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब थे, तो मैं सलाम पेश करने गया था इनको। तो उस वक्त इन्होंने मुझे कहा कि वो हमारी हाई कोर्ट की कुछ ज़मीनें हैं जो हमें मिलनी थी, जो गवर्नमेंट ने नहीं दी, हम वहाँ एडिशनल कोर्ट्स लगाना चाहते हैं, लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। और काफ़ी अरसे से वो रुका हुआ था। अच्छा। तो मैंने उसी वक्त ऑर्डर दिया कि सारी की सारी ये जो प्लॉट्स हैं जो कि इनको मिलने चाहिए थे, इनको मिलने चाहिए, और मैंने इनके हवाले कर दिया सारा कुछ। अच्छा। ठीक, तो मेरी तरफ से तो फुल सपोर्ट है टू बंदयाल साहब, मगर आई एक्सपेक्ट बंदयाल साहब कि जो भी फैसले करेंगे वो तारीख में फॉर बेटर होंगे, नॉट फॉर वर्स। और पॉलिटिकल फैब्रिक जो है वो उससे डिस्टर्ब नहीं होगा अदालती फैसलों से। जैसे कि मरियम नवाज साहिबा भी बार बार अपील कर रही हैं कि अदालत गंदी सियासत का हिस्सा ना बने। वो इरफान कादिर साहब अदालत के रूबरू कुछ ऐसा ही कह आए थे। बहरहाल बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस वक्त अदालती कंधों पर, इंटरनेशनल रैंकिंग भी देखनी है और फिर फैसले भी ऐसे होने चाहिए जो कि इंसाफ होता दिखाई दे। बहुत अहम बात पंजाब कैबिनेट की, ये इतनी जल्दबाजी में रात गए 8 रुकनी काबीना हल्फ क्यों उठाती है? सेठी साहब क्या हो गया? मेरा ख्याल है देखिए सियासत हो रही है यहाँ। हाँ। 2-3 चीज़ें चल रही हैं ना इस वक्त जी। एक तो ये है कि वो कुछ बाई इलेक्शंस होने हैं, कुछ लोग डिस्क्वालीफाई हो गए हैं जी। ये वो लोग हैं जिन्होंने इनका साथ दिया था, अब वो उनको सज़ा हो गई है, ठीक है। अब बाई इलेक्शंस होंगे तो जाहिर है कि जो वादे किए थे वो टिकट मांग रहे हैं, मिल रहे हैं उनको, तो वो जब बाबा इसीलिए वो सीटें रोक ली गई। अच्छा ताकि जब ये इलेक्शन हो जाए 17 जुलाई को उसके बाद इनमें से जो लोग इलेक्ट होके आएंगे अच्छा। और इनका साथ देंगे जाहिर है तो उनके लिए कुछ सीटें रख ली गई हैं क्योंकि वादे नहीं किए हुए। तो ये मेरा ख्याल है जल्दी में अभी और ज़्यादा इसमें एक आध और शायद हो जाए, मगर अच्छा। कुछ चीज़ें रखेंगे पीछे। दूसरी बात एक और भी है, क्या? वो ये है कि इस वक्त हर बंदे की ज़रूरत है ना पंजाब हुकूमत को, एक एक वोट काउंट करना। तो अगर अभी सारों को पूरी काबीना अभी बना देते हैं तो जिन लोगों को नहीं मिलेगा वो तो नाराज़ हो जाएंगे ना। ऐसा ही है। तो इसलिए बेहतर यही है कि इसको थोड़ा सा अनसर्टनिटी क्रिएट रखी जाए, हर एक की ये उम्मीद हो कि शायद मुझे भी मिनिस्ट्री मिलनी है, और उस वक्त तक पूरी मिनिस्ट्रीज पूरी ना की जाए जब तक आप कंसोलिडेट होकर पक्के नहीं हो जाते। क्योंकि देखिए बहुत से लोगों की तवक्को होगी ना जी। तो इसलिए अगर उनको किसी को नहीं मिलती और आप पूरे की पूरा खाना पूरी कर देते हैं तो वो तो नाराज़ हो जाएंगे। आगे जाके हो सकता है फिर कोई ऐसे हालात हों कि लोग छोड़ जाएं, फॉरवर्ड ब्लॉक्स बन जाएं, लोग इधर उधर हो जाएं, ज़रूरत जब पड़े तो आए ना, नाराज़गी का इज़हार पड़े। इसलिए मेरा ख्याल है ये सियासी तौर पे उन्होंने कुछ सीटें रोक ली हैं ताकि जो लोग हैं वो भी रह जाएं अपनी उम्मीद में कि हमें मिलेगा, कुछ आने वाले हैं उनको भी हमने कुछ देना है, उनसे तो वादे किए। ऐसे लेकिन बदमज़गी क्यों हुई? कोई नाराज़गी? बदमज़गी इसलिए हुई कि पीपल्स पार्टी को वादा किया गया था कि 8 में से 2 सीटें आपको, 2 मिनिस्ट्रीज आपको मिलेंगी। अच्छा। तो हुआ ये कि वो जिस दिन ये ओथ टेकिंग थी या ये कैबिनेट फॉर्मेशन थी तो उस वक्त एक सीट उनको मिली। अच्छा। और दूसरी सीट के ऊपर थोड़ा सा इशू बन गया। एक साहब थे जिन्होंने आना था। अच्छा। और वो पहुंचना था टाइम पे, वो टाइम पे पहुंच नहीं सके पीपल्स पार्टी के,
तो इन्होंने कहा चलो जी ये तो करें ना, फिर देखा जाएगा। अच्छा। तो पीपल्स पार्टी वाले नाराज़ हो गए, उन्होंने कहा यार आपने हमें 2 देनी थी। तो उन्होंने कहा अच्छा, फिर वो इसके ऊपर थोड़ा सा वहाँ ऊंच नीच हुई, हसन फिर मुर्तज़ा इंतज़ार ये साहब किया, सुना नाराज़ हो गए। फिर वो आ गए, फिर वो साहब जिनको देनी थी वो आ गए, तो उनको 2 सीटें मिल गई हैं। तो ये देखिए सियासत में छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, हाँ चलाकियाँ चलती रहती हैं, कोशिश की जाती है। तो थोड़ा सा एहतजाज वगैरह करना पड़ता है, मगर नथिंग सीरियस। वो अंग्रेजी का मुहावरा है, स्टॉर्म इन अ टी कप। अच्छा, चाय की प्याली में तूफान। हाँ, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, ये ऊंच नीच होती है। तो इसी तरीके के साथ अपने हक जो है ना, हकूक और हक जो है वो लिए जाते हैं। ठीक है, चाय की प्याली में तूफान आता है तो ये कहानी में दिलचस्पी पैदा होती है। हम मज़ीद अहम इश्यूज़ पे ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। इत्तेहादियों की जो हुकूमत है, पहले दिन से इस पर निगाहें इसलिए जमाई गई कि गैर फितरी इत्तेहाद कभी भी टूट सकता है, और ज़ाहिर है फिर हमें हल्की फुल्की खबरें भी आती रहती हैं, जैसे कि अहम ज़राए के हवाले से दावा किया गया है कि खालिद मकबूल साहब MQM के रहनुमा, उन्होंने आसिफ अली जरदारी को कहा है कि आप मुआहिदों पर तेज़ी से अमल करें, हम पर आवाम का शदीद दबाव है। मसले चल रहे हैं, मसले हैं और रहेंगे और होने भी चाहिए। एहतजाज करना उनका हक है, उनके साथ वादे हुए हैं वो पूरे करने चाहिए इनको। अब वो क्या कह रहे हैं, एक तो कह रहे हैं जी जिसको हमने नॉमिनेट किया है गवर्नर, आप क्यों नहीं लगा रहे। मेरा ख्याल है जरदारी साहब ने ये कहा कि हमने तो आगे कर दिया है प्रेसिडेंट साहब को, नसीन जलील साहिबा का, तो अब वो उनके ऊपर है, वो करते हैं कि नहीं करते, और वो हो जाएगा। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा जो आपने हमें यहाँ मिनिस्ट्रीज देनी थी, ये करना था, वो करना था, वो अभी तक नहीं हुआ। तो जरदारी साहब ने मेरा ख्याल है अपने किसी पार्टी स्टॉलवर्ड को ये कहा कि जी इनके मसले हल करें। मुराद अली शाह को उन्होंने चीफ मिनिस्टर को कहा है कि जी इनके जो मसले हैं इनके हल करें, तो वो हो जाएगा। देखिए मैं एक बात आपको बताऊं, प्लेट के ऊपर रख के कोई किसी को कुछ चीज़ नहीं देता सियासत में। ठीक है, पहले आपको प्लेट, उनको कहना पड़ता है प्लेट पकड़ो, फिर कहना पड़ता है प्लेट में ये डालो, फिर कहना पड़ता है ये प्लेट हमें दो। ये कहे जी वो हमें आपने देना था, वो आप नहीं दे रहे, कोई नहीं देता। वादे जो भी हों वो कोई पूरे नहीं करता। हक लेने पड़ते हैं, छीनने पड़ते हैं। और अलायंस पार्टनर्स के दरमियान भी आखिरी वक्त तक लेन देन चल रही होती है, तो ये तवक्को कर ना आप समझेंगे सब स्मूथ चलेगा। जिसका आप दिल कर, जिसका मौका मिलता है वो हाथ मारता है। सरदारी साहब को मौका मिले वो एक भी चीज़ ना दे इनको, वादे करके, और इनका हाथ चले तो 10 गुना और मांगे, धमकियां देखे, तो ये चलता रहता है। ये लोग आप देखें एक दूसरे को गाली भी देते हैं, फिर जफियां भी डाल लेते हैं। ऐसे ही होता है ना, रातों रात तब्दील हो जाता है। इसका नाम है सियासत। तो इसलिए सियासत के अंदर लेन देन सारा वक्त चलती है, और आज के दुश्मन कल के अलायंस पार्टनर, आज के अलायंस पार्टनर कल के ऑपोजिशन, तो ये चीज़ें चलती रहती है। हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। इसी को वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा कहती होती थी द डिन ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब है जमहूरियत के अंदर शोर शराबा के बगैर जमहूरियत है ही कोई। डिन ठा ठा शू शाह हो ड्रम्स बज रहे, मतलब एक शोर शराबा। पार्लियामेंट के अंदर भी आप इंडिया की पार्लियामेंट देख लें, सिर्फ एक यूके की पार्लियामेंट है जहाँ कुछ थोड़ी बहुत डिसेंट डिबेट्स होती है, मगर वहाँ इंटेलिजेंस के साथ, गाली गलौज के साथ नहीं, ह्यूमर, विट, ठीक है, उसके साथ वो कर, वहाँ ये मैच्योर डेमोक्रेसी ना। और अमेरिका के अंदर भी जो डिबेट्स होती है मैच्योर डेमोक्रेसी। यहाँ इमैच्योर डेमोक्रेसी। इंडिया आप समझते हैं कोई मैच्योर डेमोक्रेसी, वहाँ तो सर तोड़ते हैं। बांग्लादेश के अंदर लोग मारे गए हैं पार्लियामेंट के अंदर, थाईलैंड के अंदर हमने देखा था, कोरिया में भी ऐसे, और जूते चलते हैं, क्या नहीं चलता, मगर ये दिस इज पार्ट ऑफ ये हमारी मिडिल क्लास जो है ना, अर्बन मिडिल क्लास जो है, उनको बड़ी तकलीफ होती है, यार ये पार्लियामेंट, ये सारे चोर हैं, ये देखो क्या कर रहे हैं। इनका ये मतलब है कि हम जो मिडिल क्लास है, हम तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेते, ठीक है, हमें तो कोई वोट नहीं देगा, हमें आप लेके आए, हम मुल्क चलाएंगे जी, और हम बड़े तरीके के साथ चलाएंगे। मगर आपने देख ही लिया, इस मिडिल क्लास को आपने जब पावर दिया
और वो भी रिग करके इलेक्शंस आपने इमरान खान को बैठाया, तो इन्होंने किस किस्म का माहौल बना दिया इस मुल्क के अंदर, जो आज तक 75 साल में मैंने नहीं देखा था। जो गाली गलोच, तशद्दुद और आइन की धज्जियाँ और घर नहीं जाना, हम ये कर देंगे और जो बैठा हुआ है उसको उतार के फेंकेंगे, और पार्लियामेंट को जिस किस्म की गालियाँ इमरान खान ने दी, आज तक किसी ने पार्लियामेंट को इतनी गालियाँ नहीं दी जी। तो ये जो नया माहौल है ये मिडिल क्लास, अर्बन मिडिल क्लास का है, जिनको बिल्कुल कोई शौक नहीं है, ना इलेक्शन में कोई शौक है, ना ये पहले वोट डालने जाते थे। वोट तो वो मिडिल क्लास नहीं, वो लोअर मिडिल क्लास जिनको एमएनए की ज़रूरत है, एमपीए की ज़रूरत है। ये गुलबर्ग वाले जो हैं या ये डिफेंस वाले जो हैं, इनको किसी को बुला के पूछें कि आपका एमएनए कौन है, यहाँ से आपका एमपीए कौन है, ये कब गए उनके पास, ये इनके थाने और थाने के केसेस कितने हैं, इनके नल के नालियों के केसेस कितने हैं, कितनी दफ़ा ये पटवारियों के पास जाते हैं, इनको तो पता भी नहीं है, इनकी ज़िंदगी के साथ तल्लुक ही नहीं है इन चीज़ों का। इन चीज़ों का तल्लुक है आम आदमी का, जिसको बेचारे के पास और कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, कोई तालीम नहीं है, कोई पैसे नहीं है, कोई ब्राइब नहीं कर सकते, उन्होंने आप एमपीए के पास जाना है, एमएनए के पास, इसलिए उनको वो वोट देते हैं, उनको वो ख्याल करते हैं। तो ये जमहूरियत जो है ये टेक्स टाइम, और ये जो मिडिल क्लासेस हैं ये या फाशिज्म की तरफ जाती हैं या कम्युनिज्म की तरफ जाती हैं, और बड़ी देर के बाद ये जमहूरियत की तरफ आती हैं, जब इनको वोट के साथ कोई प्यार हो या आइन के साथ कुछ हो या स्टेबिलिटी की ज़रूरत हो। ठीक है। अब जब स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं होती है आयशा, तो सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं कौन करता है? गरीब लोग ही करते हैं ना। ऐसा ही है, इनके तो सारा बार उन पे पड़ता है ऑब्वियसली। एब्सोल्युटली, वो इकोनॉमी क्रैश करती है जी। तो अमीर लोगों के ऊपर क्या फर्क पड़ता वो है? तो 10 अपने रुपए आप का को सेव पेट्रोल या कर 20 लेते रुपए का हैं, पेट्रोल, जैसे अभी हो रहा है, जैसे अभी भी हो रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पे हमने देखा ऑयल प्राइसेस किधर पहुंच रही ये है। सारे का सारा जो मसला है ना, ये बड़ा हाँ, अब एक प्रोसेस है जिसके बाद ये मैच्योर होती है डेमोक्रेसी। बहरहाल एमक्यूएम क्या करती है अब? मेरा ये मौक़िफ़ है कि जब एमक्यूएम ने बगावत की इस हुकूमत के ख़िलाफ़, पीडीएम, उस वक़्त ये हुकूमत नहीं रहेगी। इसलिए एमक्यूएम, वो अंग्रेज़ी का मुहावरा है, किड ग्लव्स के साथ, मरम किस्म के आप ग्लव्स पहने, एमक्यूएम को प्यार के साथ उनके साथ रहे। उनके पास इतना पावर है, 7-8 वोट जो उनके हैं, उसके साथ आप इस्लामाबाद में बैठे हैं। अगर आपने उनको नाराज़ कर दिया या किसी ने इशारा कर दिया तो आपकी और एमक्यूएम लगी जाएगी और आप भी लगे जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इत्तेहादियों में सबसे ज़्यादा एमक्यूएम की है, एमक्यूएम की है। पार्टी नहीं, देखिए ना, अगर वो इधर उधर हो भी जाते हैं, उनके 2-3 वोट ही है ना, तो ये लोग सरवाइव कर जाएंगे। और ना ही काफली की वैल्यू है, लेकिन एमक्यूएम स्टैंड्स एज अ की प्लेयर। की प्लेयर, हाँ हाँ, की प्लेयर। ओके। तो अगर एमक्यूएम के 7-8 कितने 7 वोट है मेरा ख्याल है, और 2 तो, हाँ, तो अगर एमक्यूएम फैसला करती है कि हम घर जा रहे हैं, हम नहीं सपोर्ट करते इनको, तो इनके लिए प्रॉब्लम हो जाएंगी। इसलिए एमक्यूएम को जो वो मांगते हैं, एक हद तक जो मुआहदे किए, मुआहदे पूरे करें, वहाँ ना बैक ट्रैक करें, बाकी निगोशिएट करते रहें आप। सिंध के अंदर एमक्यूएम का हक है, कराची के लोग एमक्यूएम को वोट डालते हैं। मेरी तो ये मौक़िफ़ है कि एमक्यूएम को और वोट पड़ने थे अगर ये इमरान खान की रिगिंग ना होती वहाँ। और अब अगर कोई फ्री इलेक्शन होती है तो आप देखिएगा क्या होता है। इमरान खान साहब को जितनी पिछले सारी सीटें मिली थी, उसकी 1/4 भी नहीं सीटें मिलेंगी, एमक्यूएम को मिलेंगी, और कुछ शायद नून लीग को भी मिल जाए। अच्छा, पुराना रंग कुछ एमक्यूएम पे वापस आ रहा है, कुछ बैनर्स वगैरह ऐसे लगे हैं, और एमक्यूएम दोबारा से मजबूत होने जा रही है कराची में। तो ऐसा हो सकता है कि पीपल्स पार्टी इतनी सियासी हैसियत एमक्यूएम की तस्लीम कर ले और ये दोनों आपस में यकजान दो कालिब हो जाएं कि कहीं से प्रेशर आए भी तो उसको मैनेज कर लिया जाए। देखिए, ये अगर हो गया ना किसी दिन, तो पाकिस्तान के लिए इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। कराची आपकी इकोनॉमिक हब है। कराची को एक ज़माने में एमक्यूएम ने टेरराइज़ किया हुआ था, इसीलिए अल्ताफ़ हुसैन साहब को भागे यहाँ से। अब वो ख़त्म हो गया, वो क्रश कर दिया गया था, और सही किया था। मगर उसके साथ ज़्यादतियाँ भी बड़ी होती हैं, बिकॉज बड़े इनोसेंट लोग भी पकड़े जाते हैं, एंड सो ऑन। अब जाके एक स्टेबिलिटी आई है वहाँ। मैं ये समझता हूँ इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम मिल के कराची शहर को एक डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएँ, लड़ाई झगड़े कम करें, कॉम्प्रोमाइज़ करें, और कोई मैच्योरिटी दिखाएं। और ये जो पीपल्स पार्टी के बारे में ना, कि पीपल्स पार्टी तो रूरल सिंध की पार्टी है, और एमक्यूएम जो अर्बन कराची की पार्टी है, ये अर्बन और रूरल जो है इसको ख़त्म होना चाहिए। और ये दोनों को 2 हाथ से ताली बजती है, इनको दोनों को मिल के ये कराची के लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, और इसी में ये लर्निंग है। इससे पहले डेमोक्रेसी की बात हुई, तो सियासी कुव्वतों की बका एक दूसरे की बका में है, अगर आप जेन्युइन सियासी पावर हैं। प्रोग्राम के हवाले से आप फीडबैक दीजिएगा, सिटी साहब से सवाल पूछना चाहें तो भेजिए इस नंबर पर जो आपके सामने है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।